हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे लेसन ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हमारा आज का टॉपिक है एकक कोशिका के पैरामीटर, यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो मैं बताता हूं आपको पैरामीटर क्या होते हैं। पहले आप एक आरेख देखिए, एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं मैं यूनिट सेल का, और यूनिट सेल के इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि पैरामीटर क्या होते हैं। इस प्रकार से अब मैं यहां से बात कर लेता हूं आपके सामने। जैसे इसको यहां इस प्रकार से एक्स अक्ष बोल देते हैं, इसको इस प्रकार से यहां वाई अक्ष बोल देते हैं, और एक बिल्कुल आपके सामने यूं होगा इस तरह से। यहां इसको मैं यहां ऐसे दर्शा देता हूं, इसको जेड अक्ष बोल देते हैं। अब ध्यान देना, यहां से लेकर के और यहां तक जो अवयवकण है, आप जानते हो एकक कोशिका में कोनों पर अवयवकण लगे रहते हैं। मैं ये सरल प्रकार की और एकक कोशिका बना रहा हूं आपके सामने। सरल जिसे आप आद्य भी बोलते हो, और आद्य वो होती है, सरल वो होती है जिसमें केवल कोनों पर अवयवकण लगे रहते हैं। तो इसमें केवल कोनों पर अवयवकण उपस्थित हैं, तो यह सरल प्रकार की एकक कोशिका है। इसे बोलते हैं आद्य, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें इस अवयवकण और इस अवयवकण के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, और इसे हमने एक्स अक्ष मान लिया। और यहां से लेकर के यहां अवयवकण के बीच की दूरी को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इसे वाई अक्ष मान लिया। और यहां से और यहां आपके सामने की तरफ ये जो दूरी है, तो इसे मैं जेड अक्ष बोल दूंगा, इसे यहां यूं दर्शा देंगे इस प्रकार से। तो अब जो यहां से लेकर के एक अवयवकण से दूसरे अवयवकण के बीच की दूरी है, पूरी यूनिट सेल में उसे ए माना जाता है एक प्रकार से, यानी एबीसी मानते हैं दूरियों को। तो यहां से मैं एक्स अक्ष पर जो दूरी है, यहां से लेकर के यहां इस अवयवकण के बीच की दूरी, इसे मैं ए मान देता हूं, यानी ये ए मीटर लंबी है, यूं बोल दूंगा आप लोगों को। यानी कुछ भी ले लें, ए मीटर सेंटीमीटर, मतलब इस प्रकार से मीटर सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ले लें तो यह ए मीटर दूरी हो गई। इसी प्रकार यहां से यहां तक की वाली दूरी को मैं बी मीटर मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। अक्षीय लंबाई, अक्षीय दूरियां बोलते हैं इसे, क्योंकि ये अक्ष हैं, एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं, और ये अक्षीय दूरियां हो जाएंगी। इसी प्रकार से मैं इसको सी मान लेता हूं, इस दूरी को यहां से मैं सी मान लेता हूं। अब इस जो अवयवकण है, इस अवयवकण का ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है ना। जो ए और बी के बीच का कोण है, अक्षीय दूरी ए और बी के बीच का जो कोण है, उसे मैं अल्फा मान लेता हूं। और अक्षीय दूरी बी और सी के बीच का जो कोण है, उस कोण को आप बीटा मान लीजिए, उसे आप बीटा मान लीजिए। और अक्षीय दूरी ए और सी के बीच के कोण को आप गामा मान लीजिए, आप उनको गामा मान लीजिए। इस प्रकार से ये एक एकक कोशिका के पैरामीटर कहलाते हैं। तो एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसी क्रिस्टल में जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल में कुल कितने पैरामीटर होते हैं। याद रखना, कुल 6 पैरामीटर होते हैं। कैसे? अक्षीय दूरियां ए बी सी 3 तो ये हो गई, आई बात समझ में, यानी एक्स वाई जेड अक्षों की जो अक्षीय दूरियां हैं वो हो गई 3, यानी ए बी सी के रूप में 3 वो हो गई। और अल्फा बीटा गामा जो कोण है 3 वो हो गई। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं किसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल के। किसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल के हमेशा कुल 6 पैरामीटर होते हैं। तो आप जब पैरामीटर को बिंदु के रूप में यूं लिखोगे, तो हम बता देंगे कि एक एकक कोशिका में अक्षीय दूरियां ए बी सी होती हैं, और दूसरा बिंदु एक एकक कोशिका में और जो अक्षीय दूरियों पर बने हुए कोण हैं, उन्हें अल्फा बीटा गामा कहा जाता है। तो ये सामान्य सी बातें आपको इसके पैरामीटर में याद रखनी है। ये बस इतना सा ही है, यानी एक सामान्य आप सरल घनीय एकक कोशिका बनाओगे, और उसके बीच वाले एक बिंदु पर आप अक्षीय दूरियां एक्स वाई जेड ये अक्ष बना करके प्रदर्शित कर दोगे, और उनके बीच के कोण जरूरी नहीं है आप अल्फा बीटा गामा जो मैंने लिखी इसी क्रम में लिखो, आप किसी भी तरह मान सकते हो। अक्षीय दूरियां भी आप किसी तरह मान सकते हो, ये वाली ये मान सकते हो या ये वाली ये मान सकते हो, कोई इसका बंधन नहीं है।
आपको अक्षीय दूरियां ए बी सी के रूप में दिखा देनी है और अल्फा बीटा गामा के रूप में 3 कोण दिखा देने हैं। आसान सा है, सरल सा है, बहुत पहले एक बार एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद कभी नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं आपके एकक कोष्ठिका में अवयवकणों की संख्या ज्ञात करना, और ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। एकक कोष्ठिका में जो कंपोनेंट हैं, जो अवयव कण हैं, उनकी संख्या ज्ञात करना। अवयव कणों की संख्या ज्ञात करना। तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहां जो चुनेंगे वो चुनेंगे सरल एकक कोष्ठिका, जिसे आप आद्य एकक कोष्ठिका बोलते हो, जिसे आप सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हो, वो हम चुनेंगे। तो आपके सामने मैं इसी में आपको बता देता हूं और आप देखिए कि किस प्रकार हम कुल अवयवकणों की संख्या ज्ञात करेंगे टोटल। तो यहां से हमने ये सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका का निर्माण कर लिया और इसमें कोनों पर अवयवकण लगा दिए। आप जानते हो, बार बार बता चुका हूं कि सरल एकक कोष्ठिका वही होती है जिसमें अवयवकण केवल और केवल इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसके कोनों पर हैं, कहीं फलकों पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये सरल एकक कोष्ठिका है। तो सबसे पहले हमारा पहला बिंदु होगा सरल एकक कोष्ठिका में और अवयवकणों की संख्या। सरल एकक कोष्ठिका में अवयवकणों की संख्या। ऐसे तो आपको इस एकक कोष्ठिका में याद रखना कि आपको जो 8 अवयवकण है वो लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो यूनिट सेल है। और जब मैं इसको डालूंगा किसी क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल कैसे बनता है? इस प्रकार की अनेक जो यूनिट सेल है उनको त्रिविम में व्यवस्थित करने से, यानी एक्स वाई जेड अक्षों में ऊपर नीचे दाएं बाएं व्यवस्थित करने से क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। तो फिर एक क्रिस्टल में और एक यूनिट सेल होती है, जब वो क्रिस्टल के अंदर रखी होती है तो उसमें अवयवकण कितने होते हैं? अब तो आपको एक ये सेपरेट आपको यूनिट सेल नजर आ रही है, इसमें तो आप कहोगे 8 अवयवकण हैं, लेकिन इनकी काउंटिंग ऐसे नहीं होती। एक यूनिट सेल में काउंटिंग नहीं कर सकते आप। इनको क्रिस्टल में लगाइए, क्रिस्टल में दाएं बाएं ऊपर नीचे लगाइए तो क्रिस्टल बनेगा। और क्रिस्टल में फिर इस एकक कोष्ठिका का जो कण लगे उन कणों का कितना योगदान होता है, वो होती है एकक कोष्ठिका में अवयवकणों की संख्या। कि जब किसी एकक कोष्ठिका को किसी क्रिस्टल में व्यवस्थित कर दिया जाता है और फिर उसके प्रत्येक अवयवकण का उस पूरे क्रिस्टल में कितना योगदान होता है, वह उस एकक कोष्ठिका के अवयवकणों की संख्या कहलाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ध्यान देना आप, जैसे मैं किसी भी अवयवकण की बात करूं तो एक अवयवकण है, उसका एक यूनिट सेल में हमेशा 1/8 योगदान होता है। कितना? 1/8 योगदान होता है। आप सपोज कीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे ये हमारा रूम है और हमारे रूम का कोई सा एक कोना, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, आप मान लीजिए, और फिर आप यूं कीजिए, इस रूम के जस्ट सामने एक रूम और आप बना दीजिए, फिर इस रूम के बाईं तरफ भी एक रूम और बना दीजिए, फिर उस बाएं वाले के ऊपर भी एक रूम और बना दीजिए, फिर उस जो आपने सामने बनाया उसके ऊपर भी एक और बना दीजिए, और उसके पास एक और बना के उसके ऊपर भी और बना दीजिए। तो आप देखोगे कि एक जो पूरा कोना है वो कोना 8 भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप आराम से सोचकर देखना कि एक कोना 8 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इस कण का योगदान, प्रत्येक की बात करूंगा, पहले इसकी बात कर लेता हूं। यहां जो अवयवकण लगा है, मैंने बड़ा राउंड किया, इस राउंड में जो अवयवकण लगा है उस अवयवकण का और एक पूरे क्रिस्टल में योगदान 1/8 ही होता है। तो आप याद रखना, सरल कोष्ठिका आप जानते हो केवल और केवल किनारों पर ही अवयवकण लगे होते हैं, और किनारों पर लगे होते हैं अवयवकण। तो आपको कितने अवयवकण नजर आ रहे हैं? आपको 8 अवयवकण नजर आ रहे हैं, और एक अवयवकण का पूरे क्रिस्टल में योगदान 1/8 होता है। तो फिर मैं यूं बोलूं कि इसका भी 1/8 योगदान, इसका भी 1/8 योगदान,
इस वाले का भी 1/8 योगदान, इस वाले का भी 1/8 योगदान, इस वाले का भी 1/8, इस वाले का भी 1/8 और यहां वाले का भी 1/8। पूरे क्रिस्टल में प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। तो हम अवयवकणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो मैं यूं बोल दूंगा कि कोष्ठिका में, लैंग्वेज लिखेंगे ना जब उत्तर के रूप में, तो हम लिखेंगे कोष्ठिका में, यानी कोष्ठिका आपके सामने, इस कोष्ठिका में कुल अवयवकण आपको नजर आ रहे हैं 8। कितने नजर आ रहे हैं आपको? 8। और फिर आप लिखोगे कोष्ठिका में प्रत्येक अवयवकण का योगदान, प्रत्येक अवयवकण का योगदान। तो योगदान मैं बता चुका हूं, आप सोच के देखना, 1/8 होगा। योगदान कितना होगा? 1/8। तो फिर अतः योगदान वाले कुल कणों की संख्या, अतः योगदान वाले कुल कणों की संख्या, तो योगदान वाले कुल कणों की संख्या ज्ञात करोगे तो आप करोगे, यहां लिख देता हूं, आप करोगे 1/8 × 8, आप जानते हो पूरा एक कण बन जाएगा। यानी इस कोष्ठिका में 8 कण हैं और एक कण का योगदान 1/8 है, तो 1/8 को सारों को प्लस कर लूंगा तो कहने का अर्थ इस पूरी यूनिट सेल का किसी क्रिस्टल में, और जब अवयवकण पूछूंगा आपसे तो एक अवयवकण उसमें काम कर रहा है। पूरे क्रिस्टल में 1/8 को आपस में मिला दूंगा तो एक पूरा अवयवकण बन जाएगा जो कि क्रिस्टल में योगदान करने वाला होगा। तो आप कैसे करोगे? कोष्ठिका में कुल अवयवकण 8, प्रत्येक कण का योगदान कितना? 1/8, अतः योगदान करने वाले कुल कणों की संख्या 1/8 × 8 बराबर 1। तो इस सारे यूनिट सेल में से जो अवयवकण लगे हैं वो सारे अवयवकण 1/8 करते हुए इस प्रकार से एक संपूर्ण एक और अणु का निर्माण करते हैं या एक कण का निर्माण करते हैं जो कि पूरे क्रिस्टल में योगदान देता है। तो ये सामान्य सी बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार हमारा रोमन संख्या में 2 नंबर आता है फलक केंद्रित। कौन से वाला? यहां लिख देता हूं 2 नंबर लगा करके, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन से वाले? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है ना, उसमें हम अवयवकण ज्ञात कर लेते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवकण ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाओगे। और आप जानते हो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जब आप बनाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले आप सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका बनाते हो। और सरल वाली मैं बता चुका हूं वो होती है जिसमें अवयवकण केवल कोनों पर लगे होते हैं। और हमने पढ़ा था फलक वाली कौन सी होती है? फलक वाली फेस वाली वो होती है जिसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर और एक एक अवयवकण उपस्थित होता है। जैसे ये पूरा फलक है, यहां केंद्र में एक अवयवकण लगा दो। ये वाला फलक है, इसमें एक अवयवकण लगा दो। ऊपर वाला फलक है जैसे हमारी छत है वो, और नीचे हमारा फर्श है नीचे वाला तो वो। और अब ये आमने सामने वाला, जैसे मेरा ये बोर्ड लगा है तो बोर्ड लगा है उस पर ये फलक मान लेता हूं, बोर्ड के जस्ट सामने वाली है उसको ये फलक मान लेता हूं और लगा दिया मैंने, तो ये फलक के केंद्र में लगेंगे। तो ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गई। अब आपको ध्यान देने वाली बात वो ये है कि पहले तो आप यूं लिखोगे कि एकक कोष्ठिका में कुल अवयवकण, तो कुल अवयवकण ध्यान देना यहां मैं यूं लिखूंगा किनारे वाले, क्योंकि किनारे वाले ही कुल अवयवकण है, वही टच में होते हैं क्रिस्टल में। तो आप लिखोगे कि एकक कोष्ठिका में किनारे के कुल अवयवकणों की संख्या बराबर 8। फिर उसके बाद में अब फलक वालों की बात कर लेते हैं। फिर आप लिखोगे पहले किनारे वाले आ जाएंगे तो एकक कोष्ठिका में किनारों के कुल अवयवकणों की संख्या बराबर 8। फिर उसके बाद में फलक के अवयवकणों की संख्या, फलक के अवयवकणों की संख्या आप जानते हो, इसमें एक रूम बोलूं मैं आपको, एक यूनिट सेल बोलूं मैं आपको, तो उसमें 6 फलक होते हैं। तो फलक के अवयवकण बराबर कितने हो गए? 6 हो गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप गौर से सुनना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, कि जो फलक वाले हैं ना, फलक वाले अवयवकण, उनका कोष्ठिका में योगदान आधा होता है, 1/2 होता है।
कैसे? जैसे सपोज कीजिए मेरा ये बोर्ड लगा हुआ है तो ये पूरा फलक बन गया, और इस फलक में कहने का अर्थ एक रूम दूसरी साइड और बना हुआ है, और इस दीवार पर वो अवयवकण लगा है बीचों बीच फलक पर, तो ये वाला फलक उस दूसरे रूम के भी काम कर रहा है और यहाँ इस रूम में भी काम कर रहा है। तो इस पर जो अवयवकण मैंने लगाया है, इस अवयवकण का 1/2 योगदान, 1/2 योगदान तो यहाँ भी है, और दूसरे रूम में इधर इसका योगदान भी 1/2 है। तो बताइए फिर फलक वाले प्रत्येक जो अवयवकण है उसका योगदान एक यूनिट सेल में कितना हो गया? 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2। तो किनारों के अवयवकणों की कुल संख्या बराबर 8, फिर फलक के और अवयवकणों की संख्या बराबर 6, और अब आप लिखोगे कि फलक वाले कण का योगदान, फलक वाले कण या अवयवकण का योगदान आप जानते हो 1/2 होता है, तो फलक पर तो टोटल 6 लगे, तो 6 का कितना हो जाएगा? तो योगदान तो आप लिखोगे 6 × 1/2, और आप जानते हो टोटल 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किनारों पर जो अवयवकण लगे थे 8, तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान तो 1/8 ही होता है, और 1/8 करूंगा योगदान और 8 ही अवयवकण है, तो वहां एक अवयवकण बन गया ना। तो इस प्रकार से तो आप यूं भी तो लिख सकते हो कि एकक कोष्ठिका में किनारों पर उपस्थित अवयवकणों का योगदान बराबर 1। वो एक कैसे निकाला? वो आपने निकाला था 8 × 1/8 बराबर 1, कि एकक कोष्ठिका में किनारों पर उपस्थित अवयवकणों का योगदान, मैं योगदान कह रहा हूं, योगदान बराबर 8 × 1/8 1, यानी एक पूरा एक कण बन गया योगदान करने वाला। और इसी प्रकार फलक वाले कणों का योगदान बराबर 6 × 1/2, तो 3 बन गया। और अब किनारों वालों में तो एक कण बन रहा था, फलक वालों में 3 कण बन रहे हैं, तो बताइए कुल योगदान वाले कण कितने हुए? कुल योगदान वाले कण या अवयवकण कितने हो गए? 1 + 3 बराबर 4 हो गए। कितने हो गए? 1 + 3 बराबर 4 हो गए। तो फलक केंद्रित में आप याद रखना, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल अवयवकणों की संख्या और 4 होती है। कुल अवयवकणों की संख्या से मेरा मतलब है कि क्रिस्टल में योगदान करने वाले कुल अवयवकणों की संख्या 4 होती है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल आता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन से वाली? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवकण। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवकण है उनकी संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो उनकी संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका बनाओगे, और सरल प्रकार की तो बता चुका हूं मैं कौन सी होती है, जिसमें अवयवकण केवल किनारों पर कोनों पर लगे होते हैं, वो सरल प्रकार की होती है। मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड कौन सी होती है? जिसमें अवयवकण, जिस प्रकार हमारे रूम में सीलिंग फैन लगा हुआ होता है जो किसी फलक को टच नहीं करता, ठीक उसी प्रकार सीलिंग फैन की तरह जब एक अवयवकण कोष्ठिका में लगा हो तो वो कोष्ठिका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो मैं यहां एक अवयवकण लगा देता हूं। आप यूं मत सोचना कि ये अवयवकण मैंने किसी फलक पर लगाया है, ये किसी फलक को टच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह लगा है जिस प्रकार हमारे रूम में और सीलिंग फैन लटका हुआ होता है जो किसी भी फलक को टच नहीं करता। ये ठीक अवयवकण उसी प्रकार लगा हुआ है, लेकिन यहां जब दर्शाएंगे तो आपको ये इस रूप में दर्शाना पड़ेगा। तो अब याद रखना कि ये अवयवकण जो बिल्कुल बीचों बीच लगा है, किसी फलक को टच नहीं कर रहा है, तो ये तो पूर्ण रूप में एक अवयवकण और उस क्रिस्टल में योगदान दे रहा है। भी उस क्रिस्टल में कहने का अर्थ है क्रिस्टल में वो कोष्ठिका है, और वो कोष्ठिका किनारों पर से तो योगदान कितना देती है? 1/8 करते हुए, और पूरा एक कण का योगदान देती है। तो इस कोष्ठिका में, कौन सी में? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में किनारों के कणों का योगदान तो हो जाएगा 8 × 1/8 बराबर 1 कण। और फिर उसके बाद में काय मतलब बॉडी वाले, काय वाले अवयवकण का योगदान बराबर ये पूरा एक ही उसमें योगदान करेगा।
इसमें कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि ये तो फलक को टच नहीं कर रहा है। अगर ये फलक को टच करता किसी फलक को तो फिर इसका 1/2 योगदान हो जाता। यहां तो ये फलक को टच तो नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो इसका पूरा योगदान इस एक का ही हो जाएगा। तो फिर किनारों वाले तो हो गए कितने, 1/8 × 8 बराबर 1। और अब काय वाले, काय मतलब शरीर वाले, तो काय वाले अवयवकण का योगदान बराबर 1। तो एक तो किनारों वालों के हिसाब से बना था और एक ये बन गया। तो बताइए काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में योगदान करने वाले, क्रिस्टल में योगदान करने वाले कुल अवयवकणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में और क्रिस्टल में योगदान करने वाले अवयवकणों की कुल संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि किनारों वालों से सारा हमने देखा था 1/8 के हिसाब से एक कण बना था। और ये कण क्या है, सीलिंग फैन की तरह बिल्कुल काय में लगा है, शरीर में लगा है, किसी फलक को टच नहीं कर रहा है। तो एक पूरा का पूरा एक ये खुद हो गया, तो एक ये हो गया। और किनारों वालों के हिसाब से 1/8 के हिसाब से वो बन गया 1, तो 1 और 1 2, तो इसमें अवयवकण कुल 2 हो गए। ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है और ये लैंग्वेज के रूप में आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।